बिहार के बारे में, इस यहाँ के ज्ञान के बारे में, यहाँ की संगीत के बारे में। भोजपुरी का दौर है वो धीरे धीरे अश्लीलता इतनी घुसती गई है कि वो विदेशों में आज भी बज रहे हैं। और शारदा सिन्हा जी की आवाज के साथ आपको देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग आपको देख रहे हैं। हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आपने जितने गीत लिखे हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में, उसको भी आप लोगों को बताएं और आप बताएं कि बिहार का ये जो दौर है संगीत का, वो किस तरफ बढ़ रहा है, जो युवा है वो किस तरफ बढ़ रहा है। और आरा घराना, पटना घराना, बड़ैया घराना, ये सब घराना जी, ये सब ख्याल ट्रेडिशनल छठ गीत को गा करके अब मैं नया कुछ करना चाहती हूँ। ये 1900 तो हमने देखा कि नहीं, गीत में यदि आप मूल्य डालते हैं, अच्छा है कि जब छठ पे शारदा सिन्हा जी का जब गीत चलता है तो लोग आत्मविभोर हो जाते हैं। जल में जो खड़ी स्त्रियां होती हैं, उनकी आस्था जो भगवान सूर्य से सीधे तौर पे जुड़ जाती है। और कोई भी छठ का जो पर्व होता है, मुझे लगता है शादी के 5-10 साल बीत गए, संतान नहीं हुआ तो घर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम इस समय मगध में हैं और आज का आधुनिक समय का जो बिहार है उसमें विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। आने वाले 3 महीनों में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है और हम भी लगातार आपको बहुत सारी चुनावी खबरें दिखा रहे हैं। आज का जो एपिसोड है वो चुनावी खबरों से इधर थोड़ा सा हम बिहार के बारे में, इस यहाँ के ज्ञान के बारे में, यहाँ की संगीत के बारे में और खास तौर पे जो मगध है उसमें अलग अलग जो सांस्कृतिक गीत हैं उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं। विश्व में शारदा सिन्हा जी का जो गीत है वो सुना जाता है। लोग जानते हैं कि लोक गायिका जो है शारदा सिन्हा जी, उन्होंने छठ का पर्व जो है उसको लेकर के जब भी आप सुनेंगे तो उनकी बहुत सारे गीत सुनने को आते हैं। लेकिन आज का जो भोजपुरी का दौर है वो धीरे धीरे अश्लीलता इतनी घुसती गई है कि भोजपुरी समाप्त हो रही है। तो आज हमारे साथ में हृदय नारायण झा जी हैं और इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं शारदा सिन्हा जी के लिए। इनके द्वारा लिखे गए गीत जो है वो विदेशों में आज भी बज रहे हैं और शारदा सिन्हा जी की आवाज के साथ वो जो संगीत है, वो जो गीत है वो अमर हो गया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सत्याग्रह के विशेष कार्यक्रम में। और आज का जो प्रसारण है हम लोग आपको देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग आपको देख रहे हैं। हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आपने जितने गीत लिखे हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में, उसको भी आप लोगों को बताएं और आप बताएं कि बिहार का ये जो दौर है संगीत का, वो किस तरफ बढ़ रहा है, जो युवा है वो किस तरफ बढ़ रहा है और क्या बदल गया है बिहार में। बहुत अच्छा आपका समयानुकूल ये प्रश्न है जी। आप ये पहले आप संगीत की चर्चा कर रहे थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि बिहार भारत का संगीत के मामले में समृद्धतम राज्य है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम होगा कि भारतवर्ष में 4 ध्रुपद के घराने हैं, जिस 4 में 3 घराने बिहार में हैं जी। दरभंगा घराना, बेतिया घराना, डुमराव घराना। 7 घराने यहाँ ख्याल गायकी के घराने रहे, जिसमें अमता घराना, बनेली घराना, पचगछिया घराना, गया घराना, आरा घराना, पटना घराना, बड़ैया घराना, ये सब घराना जी। ये सब ख्याल गायकी के घराने। लोकगीत में लीजिए तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका 5 बोलियों की समृद्धतम लोकगीत की परंपरा है। मुझे मौका लगा बिहार के स्थापना दिवस में 2012 में मैथिली लोकगीत का दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन का, जो कंठ में बचा हुआ है लेकिन बुक में नहीं है, उसका कलेक्शन में मैं गया तो 109 प्रकार के मुझे धुन मिले और गीत मिले जी। तो इतने समृद्धतम प्रदेश में, जहां मैं भी आकाशवाणी पटना का एक गायक कलाकार रूप में भी मैं हूँ, वहाँ तो लिखने की भी परंपरा जो है वो इसलिए मैंने अपनाया अपने जीवन में कि देखा कि आजकल जो लोकगीत लिखे जा रहे हैं, चाहे भोजपुरी में लिखे जाए चाहे मैथिली में, लिखने वालों में स्वाध्याय का और अपने बिहार की जो वो ज्ञान परंपरा है, जिस परंपरा के आधार पर हमारे पूर्वजों ने लोक संस्कृति लोकगीत की रचना की, उस चेतना से अलग होकर के लोग रचना कर रहे हैं जी। तो मैंने शारदा सिन्हा जी से ही उसको इंट्रोड्यूस किया। उस समय में नए नए गायक लोग आए थे, मनोज तिवारी उसी समय आए थे, उसी समय छैला बिहारी थे, बहुत सारे गायक उभरे। शारदा जी ने कहा कि देखिए मुझे प्लैटिनम डिस्क मिल चुका है ट्रेडिशनल छठ गीत को गा करके, अब मैं नया कुछ करना चाहती हूँ। ये 1990 की बात का दौर नहीं, 2002 की बात। 2002 की बात। 2002 में मेरा उनसे संपर्क हुआ
कहे कि अब कुछ ऐसा मैं चाहती हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो छठ का गीत है उससे हट के हो और लेकिन अच्छा चीज हो जी। मैंने कहा ठीक है लिखेंगे। मैंने धारा बदल के, क्योंकि मैं अपनी परंपरा को जान रहा था, मैंने कहा कि दीदी बात यह है कि मैं क्या लिखता हूँ, मेरा मानना है कि इसी पर डिपेंड करता है ऑडियंस जी। हम यदि अच्छा चीज लिखेंगे तो ऑडियंस उसको सुनेंगे। और मैंने उनके लिए पहला मैथिली गीत लिखा और उसी बार उन्होंने आग्रह कर दिया तो एक भोजपुरी गीत भी मैंने उनके लिए लिखा जो पहला एल्बम उगाई थी ये टी सीरीज के लिए जी। तो हमने देखा कि नहीं, गीत में यदि आप मूल्य डालते हैं, अच्छे शब्द का संस्कार डालते हैं, तो सुनने वाले आज भी अच्छा चीज ही सुनना चाहते हैं, वो अश्लील चीज नहीं सुनना चाहते। हमने सुना है कि जब छठ पे शारदा सिन्हा जी का जब गीत चलता है तो लोग आत्मविभोर हो जाते हैं। जल में जो खड़ी स्त्रियां होती हैं उनकी आस्था जो भगवान सूर्य से सीधे तौर पे जुड़ जाती है और कोई भी छठ का जो पर्व होता है मुझे लगता है शारदा सिन्हा जी के गीत के बिना अधूरा लगता है। देखिए जितना इतने हल्के फुल्के गीतों की परंपरा आई उसमें मैंने पहला गीत लिखा, वो कैसे लिखा, मैंने देखा कि इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी। तो गांव घर में जो मिथिला में घर घर में गाई जाती है जी। वो भगवती गीत, उस धुन को मैंने लिया, उस पर जो शब्द मैंने बिठाए है उसमें सबकी कनेक्टिविटी है। दुनिया भर के छठ व्रतियों को मैंने उस गीत में शामिल कर दिया जी। और तब मैंने मुखड़ा डाला, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबका शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहिंची आही गगन के आधार के मैया आही गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। तो ये काफी पलाई गीत था लेकिन लोकप्रिय हुआ। अब इसी में जो भोजपुरी गीत मैंने लिखा जी। वो कनेक्ट कैसे लोग करें, उनको लगे कि यह कुछ यथार्थ से मिलता जुलता है तो उनको टच करता है। एक मैंने ऐसे कैरेक्टर को पर में लिखा भोजपुरी गीत, पहला गीत जो उनके लिए मैंने लिखा, उसको शादी के 5-10 साल बीत गए, संतान नहीं हुआ तो घर में ताने पड़ रहे हैं हर तरह से जी। वो ताना से तंग आके व्रत कर रही है। उस कैरेक्टर को मैंने उसमें स्थापित किया, उसी पर गाना लिख दिया। धुन मैंने मैथिली का ट्रेडिशनल रखा, शब्द मैंने भोजपुरी के डाले। पहला गीत भी उस समय काफी लोकप्रिय हुआ कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, बेटा न जनली ता बाजिन कहनी, रोई रोई कहनी गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, सुन सुन के ताना हम कहनी बरतिया, बिगड़ी बना दो हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। और अभी जो आप देखे हैं जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किया जी। उसमें भी हम लोग बैठ करके ही ऐसे लिखे थे उनके सामने। तो मैंने कहा कि दीदी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आजकल के बच्चे, आजकल का जनरेशन नहीं समझता है परंपरा को, संस्कृति को। ये बिल्कुल बोगस बात है। हम अपने बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं कि हमारी वो गौरवशाली संस्कृति परंपरा है क्या। हम बताएंगे तो हमारे बच्चे यदि 7 समंदर पार हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। जैसा आपने बहुत खुल करके अपने विचारों को रखा है, लोक गायिका जो शारदा सिन्हा जी हैं उनके गीतों के बारे में रखा है अपने ओपिनियन को। एक बात बताइए, अभी 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी आई बिहार में, जन सुराज। तो शाम किशोर जी लगातार कहते रहते हैं कि हमारी जो भूमि है वो फैक्ट्री या उद्योग धंधों की भूमि नहीं है, हम हमेशा ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। विक्रमशिला और नालंदा का जिक्र होता है, चाणक्य और आर्यभट्ट का जिक्र होता है। लोग कहते हैं भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ यहाँ ज्ञान सीखने के लिए है। तो जब इतना बड़ा विजडम और ज्ञान की भूमि है ये, तो
तो आज लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और जो लोक गायकी का स्तर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे जो भोजपुरी खत्म हो रही है, इसके बारे में मुझे लग रहा है कि भोजपुरी आज के दौर में अंतिम सांसें ले रही है। तो ये क्यों हो रहा है? और जब हम गायकों से बात करते हैं, जब किसी कलाकार से बात करते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि लोग अश्लीलता को ही सुनना चाहते हैं, लोग अश्लीलता को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो हम कैसे अच्छे गाने को गाएंगे? तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? बहुत अच्छा आपका सवाल है जी। इसका यही चीज है कि जो ऐसा लिख रहे हैं और जो ऐसा गा रहे हैं, दोनों अपने सांस्कृतिक चेतना, भाषा सांस्कृतिक चेतना के प्रति अबोध है दोनों। जी। पहली बात, उनमें ये भावना नहीं है कि हमारी लोकगीत जो है भोजपुरी की, इसमें जो पात्र हैं, हमारी माँ हैं, बहनें हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, इनका सरोकार क्या रहा है लोकगीत से। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सांस्कृतिक चेतना की बात मैंने की है। एक जमींदार परिवार की बहू आई है घर में, उसने देखा, मैं ये बता रहा हूँ कि जिस भोजपुरी संस्कृति के में आज स्त्री पात्र को किस दशा में ये लोग लाके रखे हैं, लेकिन किस मर्तबा में वो थी, किस ऊंचाई पर उनकी सोच थी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भोजपुरी जनपद की स्त्री शक्ति की मर्यादा क्या थी। तो जमींदार परिवार की बहू आई है, उसने देखा कि बगीचे में मालिन जो है मेरी, वो मेरे दुल्हा के साथ हंस हंस के बात कर रही है, और मेरा दुल्हा भी बात कर रहा है जिस तरह से, आज तक मुझसे बात नहीं ऐसा किया जी। उसके मन में ये खोट नहीं आता है कि मेरा दुल्हा चरित्र भ्रष्ट है। उसने सेल्फ रियलाइज किया कि मालिन में जो टेक्निक है प्रीतम को रिझाने का, वो मैं नहीं जानती जी। इसको बुला के मुझे टिप्स लेना चाहिए कि प्रीतम को कैसे रिझाया जाए। इस प्रसंग का 2 लाइन आप गाना सुनिए, बिल्कुल। एक 200-250 वर्ष पुराना गीत है जी। कि सिरियाना सिरियाना गईनी झरोखवान खाड़ बईनी हो, आवो अस देखो पिया पतरंगावा मलिनिया जोरे बिहू से लगो। तो अंगन बहराइत चेरिया औरो लौड़िया हो, चेरिया बेगही जाहू बगीचवा मलिनिया बुलाबहू हो। अब वो चिड़िया जाके मालिन को बुला के लाती है, ये पूछती है कि बताओ प्रीतम को कैसे रिझाया जाता है जी। तो वो जो टिप्स देती है, उससे प्रसन्न होकर के उसे साड़ी देती है, चूड़ी देती है, उसे विदा करती है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये झाजी जो आपको ये उदाहरण दिए, ये एक उदाहरण नहीं है, इसकी उदाहरण है हमारी आज मॉरिशस बनाने वाली हमारी माएँ, जो एक मजदूर की पत्नी होके गई और उनका बेटा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पूरा देश बसाया हुआ है, और आज भी वहाँ वो लोग संस्कृति को पकड़ के रखे हैं कि माई जौन हवा ये हमारा संस्कृति हवा, और संस्कृति जौन हवा वो हमारे पुरखन के ही संस्कृति हवा, जौन हमारे पुरखन बिहार की धरती से लेके आई रहा जी। ये आज उसे याद है, लेकिन मैंने उसे भुला दिया। तो यदि मैंने भुला दिया तो मेरे सामने में तो पता नहीं है ना किसकी बेटी, किसका बहू, किसकी माँ। तो ये चेतना जब जागृत होगी तो फिर अपना स्वाभिमान जागेगा कि नहीं, हमारा स्वाभिमान यदि ये है, हम अच्छा चीज परोसेंगे तो अच्छा ही सुनेंगे। आप लगातार झा साहब को सुन रहे हैं, भाषा को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, और किस प्रकार से धीरे धीरे दिमाग की कंगाली की वजह से ही जो भोजपुरी, इनका कहना है कि लोग जो है वो अबोध है, उनको वो ज्ञान नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हिंदी में एक कविता है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। जब हम अच्छी भाषा का प्रादुर्भाव नहीं करेंगे, जब हम अच्छा बोल नहीं पाएंगे, अच्छा लिख नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा समाज बनाने में हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सत्याग्रह के माध्यम से हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं और आपको बताएं कि वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन शैली किस प्रकार का है। इस समय हम बिहार में हैं और बिहार से सत्याग्रह का ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं।
जहाँ साहब हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक हमने कभी किसी भोजपुरी एक्टर से बात नहीं किया। एक बार हमने इंटरव्यू किया था, सांसद हैं रवि किशन जी, लेकिन वो भी जब सांसद हो गए थे उसके बाद हमने इंटरव्यू किया था, क्योंकि आज के हमें लगता है ऐसा पता नहीं ऐसा है या नहीं है कि जो भी भोजपुरी के लोग हैं या जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है कि वो भोजपुरी को आगे लेकर के जाए, वो ऐसे लोग नहीं है जो इस उत्तरदायित्व को निभा सके। आज पहले आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जिससे मिलने के बाद हमें खुशी हुई कि हम आपसे बातचीत करें। अब एक बात बताइए कि आज का जो भोजपुरी का दौर है, आपको क्या लगता है, कोई आशा है कि आने वाले समय में इसमें सुधार हो पाएगा या ऐसे ही धीरे धीरे करके खराब होता जाने वाला है? बिल्कुल सुधार होगा जी। जिस दिन ये भोजपुरी के, हम तो कहते हैं भोजपुरी जनपद के तमाम, रामकिशन जी से मेरी मुलाकात है पत्रकार के नाते एक बार जी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने जो आपके पूरे भोजपुरी जनपद में है, आप पहले अपनी संस्कृति पर गौरव का अनुभव कीजिए कि आज दुनिया में तो अनेकों प्रकार के लोग हैं, लेकिन भोजपुरिया लाल को क्यों ही यूएनओ ने गोल्ड मेडल दिया बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का। डॉक्टर जगदीश्वर गोवर्धन को यूएनओ ने बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर, दुनिया के बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का गोल्ड मेडल दिया। क्यों दिया जानते हैं? मिनिस्टर होकर के बगैर सरकार के कोष का एक पैसा खर्च किए। ताज्जुब की ये बात है, $100 बिलियन का उसने हार्ट हॉस्पिटल खड़ा किया। मॉरिशस ही एक देश है दुनिया का जहां गरीब गुरबा सबका ओपन हार्ट सर्जरी भी फ्री हो रहा है। ओपन हार्ट सर्जरी वहां फ्री है। क्यों? $100 मिलियन का हॉस्पिटल खड़ा किया जी। तो ये एक भोजपुरी पुत्र का ये चीज है। भोजपुर शब्द जो आप सुनते हैं ना, आज मोहन भागवत जी, आज बड़े बड़े विद्वान देश में घूमते हैं, समरसता की चर्चा करते हैं, सरसता की बात करते हैं। भोजपुरी जो बना वो भोजपुरी समरसता से ही उत्पन्न शब्द है। एक ऐसी परंपरा थी यहाँ जहाँ सभी जाति धर्म वर्ण के लोग मिलकर, कोई कुछ इंतजाम करेगा, कोई कुछ इंतजाम करेगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा, अब मिल करके भोज का इंतजाम होगा। उसमें सब एक साथ बैठ के खाएंगे, एक जैसी भावना से एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जो ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने आदर्श दिया। तो वो जब एक परंपरा फ्लोरिश हो गई तो कहा कि ऐसी पूरी जहाँ सारे लोग इकट्ठा हो करके आपसी सद्भाव से इस भोज का इंतजाम करते हैं, वह प्रदेश भोजपुरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना ये महत्वपूर्ण समय दिया। तो आप भी वेदों को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, ऋग्वेदी पूर्वानुमान को जानने के लिए ज्ञान से जुड़े रहें और देखते रहे सत्याग्रह का विशेष कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।